हेलो एवरीवन। आज एक बार फिर से हम यहाँ पर मुख्य परीक्षा से संबंधित तैयारी को लेकर चर्चा करेंगे। तैयारी यह जुड़ी हुई है मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन को लेकर। आप जब भी सिविल सर्विस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे अभ्यर्थी हैं, जो या तो प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं इन फ्यूचर भी, आपको पता है ये एग्ज़ाम 3 चरणों में होता है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। ऐसा कई बार होता है कि आप प्रारंभिक परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन मुख्य परीक्षा में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में जबकि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, कारण होता है कि आपकी उत्तर लेखन शैली का अच्छा ना होना। और उत्तर लेखन शैली यदि आपकी अच्छी नहीं है तो वहाँ पर आप नॉलेज को सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर आप सही तरीके से प्रश्नों को समझ ना पाने के कारण आप सही डाटा वहाँ पर नहीं रख पाते हैं, या फिर प्रश्न जिस तरीके से पूछ रहा है उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको आंसर राइटिंग कैसी करनी चाहिए ये भी कई बार आपको नहीं पता होता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि मेंस आंसर राइटिंग एक कला है, आर्ट कहते हैं इसको। अगर आपको इसके बारे में कुछ मूलभूत बिंदुओं को समझते हैं, कुछ मूलभूत आधारों को समझते हैं, तो आप अपनी आंसर राइटिंग को बेहतर कर सकते हैं। आप एक अच्छा उत्तर लेखन कर सकते हैं। आपके पास जो नॉलेज है उसको सही तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। और अगर आपकी कह सकते हैं हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो भी आप उसे जिस तरीके से प्रेजेंटेशन यदि आपका अच्छा है तो वहां पर भी आप उसमें अच्छा कर सकते हैं। ये आप सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों का विश्लेषण करके उत्तर लिख पाते हैं तो भी वहां पर आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें आकर डिपेंड करती हैं कि क्या आप एक जो क्वेश्चन पेपर आता है, जीएस हो, पे का पेपर हो या फिर ऑप्शनल पेपर हो, क्या आपको सही तरीके से उत्तर लिखना आता है? क्या आपको आंसर फॉर्मेट कैसा होना चाहिए उसके बारे में पता है? अब यहाँ पे जैसे ही मैंने आंसर फॉर्मेट का शब्द किया, सारे लोगों के दिमाग में एक शब्द आते हैं: इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष। उत्तर प्रारूप सिर्फ यही नहीं है, आप यहाँ गलती करते हैं। उत्तर प्रारूप में हम यहां पर कुछ और चीजें सीखते हैं। एक आंसर फॉर्मेट कई तरीकों से यहां पर प्रभावित होता है। आंसर फॉर्मेट यहां पर विषय के अनुसार बदल सकता है। यहां पर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की प्रकृति के आधार पर बदल सकता है। यहां पर आपका आंसर फॉर्मेट जो वर्ड की लिमिटेशंस हैं वहां पर भी चेंज हो जाता है। लेकिन क्या आप इन पहलुओं को समझते हैं? क्या आप इन पहलुओं से परिचित हैं? अगर नहीं परिचित हैं तो हम आज यहां पर आपको आंसर फॉर्मेट, उत्तर प्रारूप क्या होता है और वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है, और यहां पर उसके एग्जाम्पल्स भी आपको मैं दिखाकर बताऊंगा। देखिए, हम किसी चीज़ के बारे में एक होता है कि वर्बली मैं आपको बोलकर बता दूं, लेकिन दूसरी चीज़ होती है जब मैं उसी चीज़ को आपको एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको दिखाकर समझाऊंगा तो हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम मेंस आंसर राइटिंग के तहत यहाँ पर ये दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पर आप आंसर राइटिंग की स्किल को इम्प्रूव करने को लेकर कैसे वहाँ पे काम करेंगे। अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को आपको ज़रूर देखें। ये प्लेलिस्ट पे आपकी पड़ी हुई है, आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी की प्लेलिस्ट में आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को लेकर वहाँ पे पड़ा हुआ है। वहाँ पर जाइए, उस वीडियो को पहले ज़रूर देखना है। ये इस कड़ी की दूसरी वीडियो है जहाँ पर हम आंसर फॉर्मेट को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको ये समझना है कि एक आंसर फॉर्मेट में किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। जब भी आप किसी विषय वस्तु की आंसर राइटिंग करने जा रहे हैं, उस विषय वस्तु की उस प्रश्न में हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी आप आंसर फॉर्मेट क्रिएट करने जाते हैं, या भूमिका, इंट्रो और कंक्लूजन जैसे शब्दों में आप फंसने जाते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से आपका एक आंसर फॉर्मेट होना चाहिए। देखिए, किसी भी क्वेश्चन की जो आंसर राइटिंग करनी है, या हम कहते हैं आंसर राइटिंग के जो फॉर्मेट क्रिएट करने के जो निर्धारक तत्व हैं, या कैसे उत्तर प्रारूप निर्धारण के जो तत्व हैं, वो मूल रूप से 3 चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंडेबल है। अगर आप 3 चीज़ों को समझ पाएं तो आप अपने क्वेश्चन को वहाँ पर अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है आंसर फॉर्मेट को लेकर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि उत्तर प्रारूप के निर्धारक तत्व क्या हैं। जब भी आप किसी उत्तर प्रारूप को तैयार करने जाते हैं, या उत्तर प्रारूप आपके माइंड में आता है, आंसर फॉर्मेट आता है, या आंसर फॉर्मेट कोई टीचर यूज करता है, तो वहां पर उस आंसर फॉर्मेट का मतलब क्या है। आंसर फॉर्मेट क्रिएट करते समय
प्रश्न में 3 चीज़ें या फिर आपके आंसर में 3 चीज़ों का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। ऐसे कुछ और चीज़ें हैं लेकिन वहाँ पर उनकी इंपॉर्टेंस किसी अन्य वीडियोस के संदर्भ में, वो किसी अन्य संदर्भ में चर्चा करेंगे, लेकिन जो मेन पर्सपेक्टिव है वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपका आंसर फॉर्मेट डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है। डिपेंड ऑन क्वेश्चन अर्थात कि प्रश्न पर इसकी निर्भरता है कि प्रश्न कैसा है, प्रश्न क्या पूछता है, किसके बारे में लिखना है, कितना लिखना है। ये सारी चीजें निर्धारित करती हैं कि आपका उत्तर कैसा होना चाहिए। इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा भी। दूसरी जो चीज है, डिफरेंट सब्जेक्ट डिफरेंट अप्रोच रखता है, अर्थात जो प्रारूप है वो विषय के साथ यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, प्रारूप जो है विषय के साथ यहाँ पे परिवर्तित होगा। डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ आपका यहाँ पर डिफरेंट अप्रोच देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है वो भी मैं आपको एग्जांपल से मालूम। और तीसरा जो इसका निर्धारक तत्व है वो है आपका लिमिटेशंस ऑफ वर्ड। वो भी जब भी जो लिमिटेशंस ऑफ वर्ड है वो भी यहाँ पर डिफरेंस जो होती है वो क्रिएट करती है आंसर फॉर्मेट को लेकर। क्रिएट डिफरेंस इन आंसर फॉर्मेट, जो शब्द की सीमा है वो अलग अलग होगी जो उत्तर प्रारूप को प्रभावित करती है। इसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो कई बार आंसर फॉर्मेट के संदर्भ में किस तरीके का उत्तर लिखा जाएगा उसके पुछल्ले शब्दों पर भी निर्भर करता है। कई बार वहां पर जो होते हैं 3 की पॉइंट, भूमिका, निष्कर्ष और आपका कंक्लूजन, उसके बारे में आप परिचित हैं, उससे आप जानकारी है, लेकिन उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाया जाएगा। भूमिका कितने प्रकार की लिखी जा सकती है, किन विषय के साथ कैसी होगी, निष्कर्ष कैसा लिखा जाएगा, मुख्य भाग में आपको क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसका एक अलग वीडियो बनेगा। वो पूरा एक प्रॉपर वे में उसको डिस्कस करेंगे हम। और पुछल्ले शब्दों को लेकर, टेलेंडर्स वर्ड्स को लेकर अगला वीडियो आएगा, तो उन चीज़ों को लेकर अलग से डिटेलिंग चर्चा करेंगे। वो एक अलग और महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन आंसर फॉर्मेट के लिए हम यहाँ पर इन 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस आज करने जा रहे हैं। इसको आप भी ध्यान रखेंगे तो आपकी आंसर फॉर्मेट में ये बहुत हेल्प करेगा। अब इन तीनों चीजों के बारे में हम 1 बाय 1 देखेंगे और डिटेल से देखेंगे, विद एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहली चीज हमने कहा कि उत्तर प्रारूप के निर्धारण में जो इंपॉर्टेंट पहलू रखता है वो क्या रखता है, प्रश्न। क्योंकि आप कोई भी आंसर लिखोगे वो तो डिपेंड वही करेगा ना कि आपके सामने क्वेश्चन क्या आया है, आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न जो क्वेश्चन है, जो आपका प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो आंसर फॉर्मेट को लेकर आप क्रिएट करोगे वो होगा कि प्रश्न पूछ क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज कि आपका प्रश्न क्या है, इसको समझने के लिए यहां एक एग्जांपल से देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पर निर्भरता, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपका फॉर्मेट कैसा होगा। एग्जाम्पल देते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है। क्वेश्चन है, उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है, इसको स्पष्ट कीजिए। अब यहां पर ध्यान रखना है, अब उत्तर प्रारूप के संदर्भ में, उत्तर प्रारूप, अब इस क्वेश्चन के उत्तर प्रारूप को तैयार करते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रश्न के शब्दों पर ध्यान दीजिए। किसके? प्रश्न के शब्दों पर ध्यान दीजिए। और प्रश्न के कौन कौन से शब्दों पर? जो इंपॉर्टेंट है। जैसे उत्तर उदारीकरण की अवधि बोली गई, अर्थात एक समय बताया गया। समय बताया गया उत्तर उदारीकरण, अर्थात 1990 के पश्चात की स्थिति के बाद की यहां पर स्थिति की चर्चा करनी है। उदारीकरण के बाद की एक समयावधि बताई गई है, तो आपको क्या इससे पहले के डाटा के बारे में आपको जानकारी नहीं देनी है। तो सबसे पहली चीज, प्रश्न के शब्दों पर ध्यान दीजिए। तो कौन कौन से? लोक व्यय प्रबंधन, चुनौती, बजट निर्माण। बजट निर्माण है, लोक व्यय प्रबंधन है, चुनौती जैसे शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं। ठीक है, स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए के बारे में, तो यहाँ पे कुछ शब्द हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है, प्रश्न में कौन से शब्द इंपॉर्टेंस हैं, क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, फिर इसके बाद देखना है। दूसरी चीज क्या लिखना है, क्या लिखना है और किसके बारे में लिखना है, इसके बारे में सोचिए। तो उसके लिए आपको प्रश्न की समझ अच्छी होनी चाहिए। प्रश्न क्या कहता है, उत्तर उदारीकरण के बाद, मतलब अब यहां पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उदारीकरण के बारे में लिखेंगे, नहीं, क्योंकि यहां पर ये समय बताया गया कि आपको उत्तर कब लिखना है, उत्तर उदारीकरण के, अर्थात उदारीकरण के बाद की स्थितियों को लेकर आपको उत्तर लिखना है। ये सिर्फ अवधि बता रहा है, ना कि ये बह रहा है कि उदारीकरण के बारे में बताइए, नहीं, ये सिर्फ एक अवधि है, इसीलिए मैंने अवधि को यहां पर अंडरलाइन कर दिया है। ये सिर्फ एक समय बता रहा है, उस समय के बाद की स्थितियों के बारे में चर्चा करनी है, लेकिन इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, अर्थात उदारीकरण की चर्चा नहीं करनी। ठीक है। दूसरा, अभी उत्तर उदारीकरण की अवधि किसके बारे में चर्चा करेगा, तो वो कह रहा है कि बजट निर्माण के संदर्भ में, बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है।
तो जब आप बजट निर्माण की प्रक्रिया करने जाते हैं तो उसमें आता है लोक व्यय। लोक व्यय का एक मतलब आता है उस लोक व्यय प्रबंधन में समस्या है, ज़्यादा खर्च करती है सरकार, आय अगर कम है तो वहाँ पर क्या होता है, उनका घाटा बढ़ जाएगा, राजस्व घाटा बढ़ेगा, राजस्व ज़्यादा व्यय कर रहे हैं तो वहाँ पे घाटा बढ़ेगा। और इस स्थिति को प्रबंधन को लेकर क्या करना है, तो लोक व्यय प्रबंधन मूल जो प्रश्न है, तो यहाँ पर क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, क्या बता रहा है, लोक व्यय प्रबंधन के बारे में। जो भी करना है हमें किसके बारे में करना है, लोक व्यय प्रबंधन के बारे में ही हमें यहां पर लिखना है। क्वेश्चन में पहली चीज प्रश्न के शब्दों पे हमें ध्यान देना है। प्रश्न के शब्द ये क्लियर करेंगे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है, और दूसरी चीज आपको क्या लिखना है उसको बारे में हाईलाइटेड कर दीजिए। तो यहां पर हमने ये देखा उत्तर उदारीकरण की अवधि, शब्द हमने ध्यान दिए, इसके बारे में नहीं लिखना है। बजट निर्माण नहीं लिखना है, लेकिन बजट निर्माण के संदर्भ में जो समस्या है वो लोक व्यय प्रबंधन, इसकी चुनौती। तो यहाँ पर उसके बाद उत्तर कैसा लिखना है, ये आपके लास्ट के पुछल्ले शब्द क्रिएट करते हैं। लास्ट के जो पुछल्ले शब्द होते हैं वो आपको बताएंगे कि उत्तर कैसा लिखना है। यहाँ स्पष्ट करना था, स्पष्टीकरण देना है आपको। और स्पष्टीकरण की जब भी बात आएगी तो यहाँ पर जिस टॉपिक के बारे में लिखना है उससे संदर्भित परिभाषा, उससे संदर्भित समस्या और उससे संदर्भित उपायों को यहां पर क्रमबद्ध रूप से आपको वर्णन करना है। समझ में आई बात? तो यहां पे क्या करना है, सबसे पहली चीज आंसर फॉर्मेट में जो क्रिएशन होता है वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न के पर यहां पर डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि आपका क्वेश्चन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट क्रिएट होगा। अगर जिस बारे में पूछ ही नहीं रहा, अगर आप उसके बारे में अपने आंसर फॉर्मेट में डाल रहे हैं तो वहां पे पूरा का पूरा आंसर ही आपका गलत हो जाएगा। तो पहली चीज जो नहीं करनी है, तो पहली चीज जो ध्यान देना है, सबसे पहले अपने प्रश्न को ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रश्न यहां पर यह निर्धारित करेगा कि प्रश्न के इसके लिए आपको क्या करना है, प्रश्न को समझना है। और प्रश्न को समझना है तो उसके शब्दों पे ध्यान देना है, किसके बारे में लिखना है वो ये प्रश्न ही बताएगा, और कैसा लिखना है वो भी ये प्रश्न ही बताएगा। तो क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है और कैसा लिखना है, ये आपको बताता है आपका प्रश्न। ये अगर आपको क्लियर हो गया, फिर इसके दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण एक चीज और कहता है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पता है, आपने अपना फॉर्मेट क्रिएट कर लिया, आंसर लिख लिया, कंटेंट आपके पास होगा तो। लेकिन कई बार ये होता है कि अलग अलग सब्जेक्ट के साथ इसका अप्रोच भी अलग हो जाता है ना। अब ये क्वेश्चन हमने देखा, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि अब वो तो मैंने प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको समझा दिया, अब एक और चीज कहती है कि अगर यहां पर हम कई सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़ते हैं और हर सब्जेक्ट के साथ यहां पर आंसर राइटिंग करने का जो फॉर्मेट है वो अलग होता है, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां भी मैंने एक प्रश्न रखा है, प्रश्न के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। प्रश्न क्या कहता है, भारत में बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य उद्योग में गुलाबी क्रांति प्रोन्नति हेतु उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है, इस कथन पर आलोचनात्मक प्रकाश डालिए। अब यहां पर अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज अगेन से प्रश्न को समझना है, और प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रश्न किन किन चीजों पर ध्यान दे रहा है। तो एक तरफ देखिए तो बेहतर पोषण है, स्वास्थ्य है, दूसरी तरफ यहाँ पर उद्योग की भी बात कर रहा है और प्रोन्नति हेतु उपायों की भी बात कर रहा है। तो अर्थात अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ दो अलग अलग विषयों की जानकारी है। अर्थात एक तरफ विज्ञान है जो पोषण और स्वास्थ्य की बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ उद्योग क्रांति जैसी चीजें हैं उनके प्रोन्नति और विकास जैसी चर्चा कर रहा है, तो अर्थव्यवस्था का भी मिश्रण है। अर्थात दो अलग अलग विषयों का मिश्रण है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। अब ये विषय है, दो विषयों का मिश्रण कर दिया इस क्वेश्चन ने, अब यहाँ पे क्वेश्चन ही पूरा अलग हो गया। अब क्या करेंगे, अब ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे लिखोगे, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जो फॉर्मेट होगा, अब यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखें तो इस क्वेश्चन में विज्ञान एवं अर्थव्यवस्था का एक मिला जुला आपका स्वरूप आपको दिखाई देता है। तो आपका प्रारूप भी, उत्तर प्रारूप कैसा होगा, इस उत्तर का प्रारूप भी आपका कैसा होगा, अर्थव्यवस्था और विज्ञान दोनों ही विषयों का समावेश आपको करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दो चीज़ें ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एक उदाहरण से आपको समझाते हैं, जैसे क्या करेंगे, अब विज्ञान से संदर्भित उन्होंने पूछा क्या है, बेहतर पोषण और स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहा है। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी होंगी जो कि इस विषय वस्तु को परिभाषित करने में सक्षम हो। जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य हेतु पोषण आहार के लिए मांसाहार उत्पाद, क्योंकि गुलाबी क्रांति है वो मांसाहार से रिलेटेड है, तो मांसाहार उत्पाद के लाभ के बारे में चर्चा करनी है, और साथ साथ अगर इससे कोई बीमारियां हैं या समस्याएं हैं तो उनकी चर्चा करनी है। तो ये क्या हुआ, विज्ञान, क्योंकि वहाँ बीमारी कौन सी होती है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, आपका स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, तो ये
साइंटिफिक चीज़ों में मानव आहार, पाचन तंत्र आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई आपकी, ये हो गया आपका साइंस का पोर्शन हो गया, इस क्वेश्चन में लिख देंगे। वहीं दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था संदर्भित टॉपिक भी इसमें लिखने हैं। तो फिर यहाँ बता दिए कि मांस आधारित उद्योग, रोजगार और आर्थिक विकास, किस तरीके से मांस आधारित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिले किस तरीके से आर्थिक विकास के लिए कितना लाभदायक हो सकता है। तो यहाँ पर इसके एंगल को हम इकोनॉमिकल तरीके से भी आप इस उत्तर को लिखेंगे, तो इसके भी आपको कुछ पॉइंट इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जैसे ही क्वेश्चन का प्रारूप बदला, क्वेश्चन का तरीका बदला, पूछने का तरीका उन्होंने बदला, वहां पे दो विषयों के साथ समावेश कर दिया, आपके लिखने का अप्रोच भी बदलेगा। आपको ऐसा नहीं कर सकते कि आप इकोनॉमिकल तरीके से उत्तर लिख देंगे या आप साइंटिफिक तरीके से उत्तर लिख देंगे, बल्कि आपको दोनों का अच्छा मिश्रण स्थापित करना पड़ेगा और एक समायोजन स्थापित करते हुए आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। जो चीजें पूछ रहा होगा वहां पर उन दोनों ही चीजों का, अगर दो विषय हैं तो दो विषयों के बारे में, तीन विषय ऐड कर दिया, तीनों विषय के बारे में आपको आपके उत्तर प्रारूप में तीनों विषयों का समावेश होना चाहिए। तो जो जो चीजें पूछी जाएंगी, अलग अलग विषय, अलग अलग अप्रोच, दो विषय हैं, दोनों विषयों का साथ में अप्रोच रखना पड़ेगा। अब इस चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा कि दो या अधिक विषय एक ही प्रश्न के अंतर्गत पूछे जाने पे दोनों को महत्व देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक के बारे में लिखें, क्योंकि उससे आपका उत्तर प्रारूप एकांगी हो जाएगा और उससे नुकसान आपको होगा कि आपको अच्छे आंसर के कह सकते हैं कि नंबर वहां पे नहीं मिलेंगे। चलिए इसको एक और क्वेश्चन से समझते हैं। ये तो हमने क्वेश्चन देखा कि जिसमें दो विषय पूछ लिए गए हों तो उसमें अप्रोच कैसा है। यदि एक ही विषय का प्रश्न हो तो क्या प्रश्न के साथ अप्रोच बदलती है। तो यहां पे देखिए, ये पॉलिटी क्वेश्चन ले लिया। पॉलिटी क्वेश्चन क्या है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को एक अत्यावश्यक भूमिका निभानी होती है। ठीक है, व्याख्या कीजिए कि यह किस प्रकार उनकी नियुक्ति की विधि और शर्तों को साथ साथ उन अधिकारों के विस्तार से परिलक्षित होती है जिनका वो प्रयोग कर सकता है। तो यहां पर पॉलिटी के एंगल है। विषय कौन सा है, भारतीय राज्य व्यवस्था है। उपविषय क्या है, कैग के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जो भी क्वेश्चन है, चाहे उनके अधिकार, शक्तियां, प्रारूप, उपबंध जो भी हैं, सब किसके बारे में है, कैग के बारे में। तो अब इसका प्रारूप क्या होगा, इस क्वेश्चन का प्रारूप क्या होगा, इसको देखिए। अब यहां पर हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ एक विषय के इर्द गिर्द ही सब कुछ लिखना है। ठीक है, एक विषय के इर्द गिर्द ही सब लिखना है, और वो विषय क्या है, कैग के बारे में लिखना है। तो कैग के बारे में सबसे पहले यहां पे प्रारूप में क्या होगा, स्टार्टिंग वहां से करिए जहां पर इसकी शुरुआत हुई हो। तो संवैधानिक अनुच्छेद जो इसके बारे में है, जो इनकी स्थिति को व्याख्यायित करते हैं, आपकी भूमिका वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं। प्रारूप में सबसे पहला चरण होगा। फिर क्वेश्चन ये भी कहता है कि इनकी नियुक्ति की विधि, शर्तें, अधिकारों के बारे में, कर्तव्य अधिकारों की चर्चा कर दीजिए। तो यहां पर सेकेंड पार्ट में जाइए, इनके कर्तव्य अधिकार बता दीजिए। फिर यहाँ पर यह भी आपको बताना है कि यहाँ पर जिनका वो प्रयोग कर सकता है, अत्यावश्यक भूमिका निभाने, कुछ ना कुछ आपके ऐसी चीजें हैं कि इनको निष्पक्ष भी बनाने के लिए पद जो होते हैं क्रिएट किए गए हैं। तो निष्पक्षता संबंधी उपाय बता दिए। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, इस तरीके के क्वेश्चन में एक ही टॉपिक है और उसके बारे में जब लगभग सब पूछ लिया जाए तो वहाँ पे क्रमबद्ध तरीके से उनका एक विस्तार करते चले जाना है और क्रमबद्ध तरीके से उसकी हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको क्लियर करते चलना है। पॉलिटिकल एंगल होगा, पॉलिटिकल एंगल ही रखिए, ज़्यादा कुछ यहाँ पर उन्होंने पूछा नहीं है। अधिकार, शक्तियाँ, प्रतिबंध, उपबंध जो भी हैं सब आपके संवैधानिक स्तर पे वहाँ पे डिटेलिंग है, क्रिएट है, बस उसको वहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा पूछा। दो विषय हो गए, तीन विषय हो गए, एक विषय हो गए, तो वहाँ पर यह आपको ज़रूर देखना है कि विषय कितने हैं, कैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका उत्तर प्रारूप होगा। तो दो चीज़ें हमने क्लियर कर ली। एक तो सबसे पहली चीज़ प्रश्न क्या क्या पूछता है उसको कैसे वहाँ पे हैंडल करना है। दूसरा, उस प्रश्न में किन किन विषयों के बारे में पूछा गया उसको भी यहाँ पे देख लिया। अब तीसरा हमने कहा था कि यहाँ पे वर्ड लिमिट भी आपके उत्तर प्रारूप को प्रभावित करेगी, आपके आंसर फॉर्मेट को वर्ड की लिमिटेशन वहाँ पे प्रभावित करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको भी समझिए। एक प्रश्न हुआ यहाँ पे, गांधाराई होगा है, गांधाराई कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर किया गया है। 150 शब्द हैं। अभी तक हम शब्द वहां पर ऐड नहीं कर रहे थे, अभी हमने क्या किया, अब इसमें शब्दों को भी दिखाना शुरू किया है। अब 150 शब्द है तो इसमें अब सेम क्वेश्चन आता है। आप एक चीज कहते हैं कि आंसर फॉर्मेट 3 भागों में डिवाइड करेंगे, है ना। 3 भागों का मतलब हुआ कि आप उसका कंक्लूजन लिखेंगे, आप उसकी मेन बॉडी लिखेंगे, आप उसका इंट्रो भी लिखेंगे। अब 150 शब्द में ही
आप किसको कितना समय दोगे, किसको कितने शब्द दोगे। तो कुछ चीज़ें हैं, आप हर तरीके के वर्ड लिमिटेशंस में आपको इंट्रो, मेन बॉडी और कंक्लूजन नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे ये 150 शब्द का क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, गांधारी कला में मध्य एशियाई एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए, और इसने कुछ नहीं पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। गांधारी कला है तो गांधार कला के बारे में यहाँ पे इनका विस्तृत आपकी भूमिका होगी, गांधार कला के बारे में बताइए। और सेकंड में आपके मुख्य भाग में जाइए और गांधार कला में जो यूनानी और बैक्टीरियाई तत्वों का कौन कौन से चीज़ों का समावेश है उसको लिख दीजिए। 50 शब्द दीजिए गांधार कला के स्थिति को वर्णन कर दिए, और उसमें यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों का कौन कौन सा मिश्रण है उनको वहाँ पर थोड़ा और विस्तार से चर्चा कर दीजिए। 100 शब्द वहाँ पर दे दीजिए, 150 शब्द में आपका ये उत्तर खत्म हो जाए। निष्कर्ष लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर 150 शब्दों का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको मुख्य भाग और भूमिका लिखनी है, निष्कर्ष की उतनी आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। आप जहाँ पर अगर क्वेश्चन इस तरीके से है जहाँ कट टू क्लियर उसने 2 चीज़ें पूछी है तो दोनों चीज़ों को बताइए, ज़्यादा शब्द नहीं है, ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ जो शब्द सीमा है वो किस तरीके से प्रश्नों को आपको विभाजित करना है। अगर 150 शब्द हैं, 100 से 150 का है, ठीक है, यहाँ 100 होगा, 100 से अगर 150 शब्दों का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको निष्कर्ष की आवश्यकता उन प्रश्नों में लिखने की नहीं है। उस तरीके के उत्तर प्रारूप में निष्कर्ष आपके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास प्रश्न नहीं है, आपके पास पॉइंट नहीं है या ख़त्म हो जाते तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं भी है, ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ पर निष्कर्ष ज़रूरी है कि लिखना ही है, नहीं। 200, 250 और इससे प्लस वाले जो भी प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों के साथ आपको मुख्य भाग भी लिखना है, निष्कर्ष भी लिखना है, भूमिका भी लिखनी है। अर्थात उस प्रारूप में आपको ये 3 पार्ट डिवाइड करके आपको आंसर फॉर्मेट लिखना है। तो 100 से 150 वाले में 2 पार्ट में आंसर लिखना है, 200, 250 या इससे प्लस वाले क्वेश्चंस में आपको 3 पार्ट में क्वेश्चन लिखना है, मुख्य भाग, निष्कर्ष और भूमिका होगी। और यदि क्वेश्चन इससे भी छोटा है, 20 में है, 20 में है या फिर 10 में है या 50 शब्दों में है, तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ आपको एक पार्ट ही लिखना होता है जो कि क्वेश्चन है। आप उसको सीधा मुख्य भाग ही मानकर चलिए, मुख्य भाग वाला ही पॉइंट उसमें लिखिए जो है कि सीधा सीधा शब्द के बारे में डिटेल से आप विस्तार से चर्चा कीजिए, उस विषय वस्तु की ही आप व्याख्या कर दीजिए। बाकी ना तो उसकी भूमिका बांधने की ज़रूरत है, ना ही उसमें निष्कर्ष लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, 20 से 50 शब्दों में सीधा मेन जो विषय वस्तु है जो पूछा है सिर्फ उसको व्याख्यायित करना है, भूमिका और निष्कर्ष लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको 150 से 150 हो उसमें मुख्य भाग, भूमिका लिखिए, और 200, 250 इससे प्लस वाले जो प्रश्न हैं उसमें मुख्य भाग, उत्तर प्रारूप में और निष्कर्ष और भूमिका 3 पार्ट में लिखना है। ठीक है, अब इसको समझने के संदर्भ में क्वेश्चन भी एक मैं और आपको समझा देता हूं। पहले हमने 150 का एक लिया था, उसको 2 पार्ट में लिखा था। ये क्वेश्चन हमने लिया, इसको 250 शब्दों में लिखना था। अब देखिए इसको कैसे आप लिखोगे। क्वेश्चन क्या है उसको देख लीजिए। महासागर धाराएं और जल राशियां समुद्री जीवन और तटीय पर्यावरण पर अपने प्रभावों में किस प्रकार परस्पर भिन्न हैं, उपयुक्त उदाहरण दीजिए। 250 शब्द। ठीक है, अब इसका उत्तर प्रारूप आपको तैयार करना हो। हम कई सारे विषय इसमें रख लिए हैं, ठीक है। अब इसका अगर आपको मानक प्रारूप तैयार करना, शब्द सीमा कितनी है, 250। पहले हमने क्या किया, प्रश्न की निर्भरता डिसाइड करेगी कि आपको क्या लिखना है, किसके बारे में लिखना है, कितना लिखना है। तो इसमें देखिए महासागर धाराएं एक शब्द है, जल राशियां हैं दूसरी शब्द है, यहाँ पर समुद्री जीवन के बारे में है, तटीय पर्यावरण के बारे में है और उदाहरण भी है। इनके उदाहरणों की भी चर्चा करनी है, प्रभावों के बारे में चर्चा करनी है। तो काफ़ी सारा मैटर है जिसके बारे में लिखना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, अब इसका जब प्रारूप आप तैयार करेंगे देखेंगे कई सारी चीज़ों के बारे में लिखना है, और इसीलिए उन्होंने 250 शब्द आपको दिए हैं कि आपको अच्छे से लिखिए, आराम से लिखिए। अब यहाँ पे शब्द विभाजन और उसके साथ साथ प्रारूप आपका विभाजित हो जाएगा। महासागरीय धाराएं क्या होती हैं, भूमिका आप यहां से स्टार्ट करिए और कुछ महासागरीय धाराओं का आप एग्जाम्पल, क्योंकि उन्होंने कहा उपयुक्त उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पे उदाहरण देना है हमें। तो यहाँ पर आप महासागरीय धाराओं को स्पष्ट कीजिए और साथ साथ क्या करना है, उसके एग्जाम्पल भी देते चलिए। अब यहाँ पर इसको ऐसा नहीं कि महासागरीय धाराओं के बारे में लिखना आपने शुरू किया तो किताब लिखनी चालू कर दी, किताब नहीं लिखनी। क्या लिखना है, 250 शब्दों का एक क्वेश्चन लिखना है, एक आंसर लिखना है। तो वहाँ के लिए महासागरीय धाराओं की परिभाषा क्या होता है स्पष्ट करो, कुछ एग्जाम्पल डाल दो और 40 शब्दों में इसे समाप्त कर दो। भूमिका तैयार होते ही आप इसके सेकेंड पार्ट पे आइए। सेकेंड पार्ट था तो मुख्य भाग में, मुख्य भाग में हमें 2 चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है, महासागरीय धाराओं के बारे में और जल राशियों के बारे में।
और इन दोनों का प्रभाव की चर्चा करनी। प्रभाव किस पर? समुद्री जीवन पर और तटीय पर्यावरण पर, दोनों के बारे में, समुद्री जीवन, तटीय पर्यावरण पर इनके प्रभाव के इन्होंने पूछा है। तो यहां पर सबसे पहले हम चर्चा करेंगे महासागरीय धाराओं का प्रभाव समुद्री जीवन पे, 50 शब्द में इसके बारे में चर्चा कर देंगे। तटीय पर्यावरण पर इसके प्रभाव, 50 शब्द इसको दे देंगे। 150 शब्द यहाँ 50 और 140 शब्द हमारे खत्म हो गए हैं और अभी क्वेश्चन आधा हुआ है। सेकेंड पार्ट में जाएंगे। फिर जल राशियों के प्रभावों की चर्चा करेंगे, जो नीचे की ओर बहाव वाली जल राशियां और ऊपर की ओर बहाव वाली राशियां, इन दोनों के बारे में 40 शब्द लिख देंगे। ठीक है, 40 शब्द इनके बारे में भी लिख देंगे। तो हमने यहाँ पर अब तक अपने क्वेश्चन को लगभग पूरा कर लिया है। सब चीज़ों के बारे में जो उन्होंने पूछा था हमने बता दिया है और इनके एग्जाम्पल साथ साथ इनके ऐड करते रहने। एट द लास्ट निष्कर्ष यहाँ पे लिखना हुआ तो वर्तमान स्थिति और जलवायु पर, जो जलवायु है, मानसून है, उस पर होने वाले परिवर्तनों का बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करते हुए किस तरह से इनका इफेक्ट पड़ रहा है, 30 शब्द देने हैं और उत्तर को समाप्त कर देना है। अर्थात अगर हम देखें आपके 250 शब्द थे तो यहाँ पर क्वेश्चन ने 5-6 चीज़ों के बारे में पूछा था। हमने सबके बारे में बताया कि नहीं बताया? महासागरीय धाराओं के बारे में स्पष्टीकरण दे दिया हमने, समुद्री जीवन, तटीय पर्यावरण दोनों के बारे में बता दिया, जल राशियां, समुद्री धाराएं, महासागर धाराएं और जल राशियों के बारे में भी चर्चा कर दी, सबके बारे में बता दिया। शब्द थे 250, उसका भी हमें ध्यान रखना था। 40, 50, 50, 40, 40, 30 कितने हो गए? तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 140 हमारे खत्म हो गए थे, 80 हमने और दे दिए, 230 हो गया, 30 मैंने इसको दिया, 260 हो गया। कम भी हो सकता है, आपके पास मैटर है 260 तक जाएंगे, नहीं 250 में BC में लिखिए, खत्म करिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ क्योंकि है बचा नहीं है, 2-4 पॉइंट बता के खत्म कर देना है। तो इस तरीके से शब्द जो होंगे, शब्द सीमा जो होगी उसको भी ध्यान रखना है। अब 250 वाले 150 क्वेश्चन को हम 250 तक नहीं लिख सकते, अर्थात बहुत विस्तार नहीं कर सकते, और 250 वाले शब्दों को हम 150 में लिख नहीं सकते हैं। जितनी चीज़ों के बारे में पूछा गया उतनी चीज़ों के बारे में बताना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे वर्ड भी लिमिटेशंस करनी है। अब ऐसा नहीं कि पता लगा आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 200 शब्द इन्हीं के बारे में लिख दिया, इनके बारे में लिखने का शब्द ही नहीं बचा। तो ये हर चीज़ क्या होगी, वर्ड की लिमिटेशंस भी आपके उत्तर को प्रभावित करती है। 250 है तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लिख सकते हैं, यहाँ तो हमने 4-5 पार्ट में डिवाइड करके लिखा है। यहीं आप 150 वाले को देखो तो सिर्फ 2 पार्ट में हमने डिवाइड करके खत्म कर दिया है। 20 और 50 शब्द होते थे, एक ही पार्ट में हम उसको उत्तर को खत्म कर देते। तो फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट के लिए इसको ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट जो वर्ड लिमिटेशंस होती है वो आपके आंसर फॉर्मेट को प्रभावित करती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उत्तर लिखना है। अगर ये 100-150 का कुछ शब्द है तो वहाँ पे 2 पार्ट में लिखना है, 200-250 या प्लस है तो 3 पार्ट में आप लिख सकते हैं, और अगर यहाँ पर 20, 50, 10 शब्द हैं तो सिर्फ 1 पार्ट में उत्तर लिखना है, मेन पॉइंट को विस्तार करना है। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। तो आई होप सो यहाँ पर आपको इस वीडियो के माध्यम से आंसर फॉर्मेट से संबंधित जो समस्यागत स्थितियाँ, या कहते हैं अगर आपको आंसर फॉर्मेट कभी क्लियर नहीं रहा होगा तो इस वीडियो के माध्यम से आपका आंसर फॉर्मेट को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आंसर फॉर्मेट होना चाहिए। आंसर फॉर्मेट तैयार करते समय या कोई भी उत्तर लिखते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप इस वीडियो को देखें और इसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करिएगा, कुछ क्वेश्चन लीजिएगा और उसको वहाँ पर इसी तरीके के आंसर फॉर्मेट जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनको ध्यान रखिएगा। वर्ड लिमिटेशन ध्यान रखनी है, प्रश्नों के शब्दों पर ध्यान रखना है, और प्रश्न में क्या क्या पूछ रहा है, विषय कितने हैं उनको भी ध्यान रखना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर उनका आंसर फॉर्मेट क्रिएट करिए और उसके बाद फिर उसमें आप कंटेंट डालिए। ये चीज़ आप जितनी प्रैक्टिस में लेकर आओगे आपकी आंसर धीरे धीरे वहाँ पर इंप्रूवमेंट हो जाएगी और आप अच्छा उत्तर लिखना शुरू करोगे। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और ही ऐसे उत्तर लेखन से संबंधित विषय वस्तुओं को लेकर आएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसे कई चीज़ें हैं भी जिसके बारे में हमें डिस्कस करना बाकी है, जैसे कि समय सीमा हो गया, पुछल्ले आपके शब्द हो गए, टिलेंडर वर्ड्स हो गए। इसके अतिरिक्त आपका अगर हम देखें तो अभी भूमिका निष्कर्ष कितने तरीके से लिखी जा सकती है, मुख्य भाग में क्या क्या लिखना है, उत्तर के प्रभावशाली कैसे बनाएंगे। तो ऐसे कई सारे टॉपिक हैं जिनके बारे में चर्चा हम करेंगे, विद एग्जाम्पल्स चर्चा करेंगे। लेकिन जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसको रेगुलर रूप से यहाँ पर फॉलो करें और उसको रेगुलर रूप से आपको अपनी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने के लिए उसको आप यूज़ करिए, उन इनपुट्स को, उन पॉइंट्स को। पहला वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा कि आप इसे क्रमबद्ध तरीके से देखें। पहला वीडियो उसे ज़रूर देखिए, फर्स्ट पार्ट वही है, उसके बाद ये सेकंड पार्ट है। इस वीडियो के बाद आपको थर्ड, फोर्थ इस तरह मिलते रहेंगे, और इन सारी चीज़ों का समावेश जब आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप एक एट द लास्ट आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर पाएंगे, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।